हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 5वां। पाठ का नाम है हरित ऊर्जा की दिशा में। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने हरित ऊर्जा की दिशा में इसकी बेसिक चीज़ें मैंने बता के रखी, परिचय दिया हुआ है कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के विविध रूप, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा और उसका उपयोग, ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम लोग कहाँ कहाँ उसका ऊर्जा करते किस रूप में करते हैं। ठीक है। और अंत में एक टॉपिक मैंने बताया था ऊर्जा निर्मित कैसे होती है। तो माइकल फैराडे का सिद्धांत था वहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। उस प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा किस प्रकार तैयार की जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि विद्युत ऊर्जा निर्मित कैसे होती है, कि माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र बदली किस तरह किया था। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र बदली होता है तो विभवांतर का निर्माण होता है, और जब विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा तैयार होगी। और माइकल फैराडे ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र को बदली करने के 2 तरीके हैं। वो दोनों तरीके मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे पाठ को समझने के लिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र। इसमें जैसा कि आपको मालूम है, यदि आपको विद्युत ऊर्जा तैयार करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको स्रोत चाहिए, कुछ ना कुछ स्रोत चाहिए, चाहे वो पवन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वह परमाणु हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग ऊर्जा किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके आप विद्युत निर्मित कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में कोई इस टॉपिक पर बात करना है, और विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा केंद्र की रचना क्या होती है और इससे नुकसान क्या है। ठीक है। लाभ तो है कि विद्युत धारा तैयार हो जा रही है, लेकिन नुकसान क्या है, वो नुकसान को भी हम लोग पढ़ेंगे, हानि क्या होती है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा बॉयलर है, ये विद्युत रचना है। ये क्या है, विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत निर्मित के लिए ये क्या है, रूपरेखा किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होती है, ये रचना आपके सामने दिखाई गई है। बॉयलर यहाँ पर होता है, इसके अंदर पानी होता है और यहाँ पर ईंधन डाल दिया जाता है। ईंधन के रूप में यहाँ पर कार्बन का, कोयले का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कोयले का। और हवा, क्योंकि आपको जलाना है, अंदर क्या लगाना है, ईंधन को जलाना है, तो ईंधन को जलाने की हवा तो चाहिए ना, कुछ स्पेस रहेगा, खुला रहेगा, वहाँ पर हवा जाएगी और जिसकी वजह से यहाँ पर कोयला क्या होगा, जलेगा। जब कोयला जला रहेगा तो इस बॉयलर में जो पानी रखा रहेगा, स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान सुनते जाना, यदि आपको स्टार्टिंग का वीडियो समझ में आ गया तो आप एंडिंग तक एकदम अच्छे समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो पानी रहेगा वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब पानी गर्म हो गया, तो जब पानी गर्म हो जाता है तो पानी का जो दाब रहता है, ठीक है, और तापमान रहता है, वो दोनों क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च हो जाता है। ताप और दाब दोनों क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ टरबाइन जो लगा हुआ है, ये टरबाइन के जो पाते रहेंगे स्टूडेंट्स, अंदर टरबाइन के पाते, और यहाँ पर कौन से पाते का इस्तेमाल किया जाता है, तो भाप पर चलने वाले पाते का इस्तेमाल किया जाता है। भाप पर चलने वाले पाते, तो इस तरह से पाते होते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो इस टरबाइन के अंदर क्या रहेंगे, पाते। ये पाता क्या होगा, गोल गोल घूमेगा, और ये पाता लगा रहता है जनित्र से। ठीक है। ये पाता किससे जुड़ा रहेगा, जनित्र से। अब इस जनित्र के अंदर रहेगा चुंबक। क्या रहेगा स्टूडेंट, चुंबक। अब ये चुंबक क्या रहेगा, इसके अंदर घूमेगा। अब जब चुंबक उसके अंदर घूमेगा तो उसके अंदर निर्माण होगा चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रही मेरी बातें। जब इसके अंदर चुंबक घूमेगा तो उसके अंदर निर्माण होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होगा तो उससे क्या होगा, विभवांतर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, विभवांतर। अब विभवांतर का निर्माण होने के बाद यहाँ पर विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। देख रहे हो आप, प्लस माइनस दिख रहा है, विद्युत धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रवाहित हो जाएगी। इतना समझ में आ गया क्या आप लोगों को। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, जब ये टरबाइन में पानी जाएगा तो यहाँ से पानी जो रहेगा, क्योंकि ये टरबाइन, पानी ने क्या किया, भाप ने क्या किया, पाते को घुमा दिया। बस उसका काम क्या था, क्यों, पाते को उसको घुमाना है, टरबाइन को उसको घुमाना, उसने टरबाइन को घुमा दिया और उसका काम खत्म हो गया। अब ये जाएगा कहाँ पर, अब ये जाएगा पंप में। पंप के माध्यम से ये जो गुनगुना पानी रहेगा, जो गर्म वाला पानी रहेगा, ठीक है, ये जाएगा कूलिंग टावर में। कहाँ जाएगा स्टूडेंट, कूलिंग टावर में। और ये भाप जो रहेगा, ये जो भाप रहेगा, ये कूलिंग टावर में हो जाएगा ठंडा। ठीक है ना, कूलिंग टावर में हो जाएगा, ये भाप ठंडा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर संघनन प्रक्रिया होगी, मतलब पानी का गर्म होके, संघनन किसे कहते हैं, जब पानी को आप गर्म करो और गर्म करने वाला आप ठंडा करो तो पानी मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। मतलब द्रव का रूपांतरण गैस में, फिर गैस का रूपांतरण वापस से द्रव में, तो इसे संघनन कहा जाता है। संघनन करने वाला भाग कूलिंग टावर क्या करेगा, उसको संघनन करेगा। और संघनन करने के बाद जो पानी मिलेगा,
जो ठंडा पानी रहेगा वो वापस आएगा कहाँ पर, पंप के माध्यम से यहाँ पर आएगा और वापस से ये पानी पंप के माध्यम से जाएगा बॉयलर में। अब फिर से इसी पानी का उपयोग किया जाएगा किसके लिए, भाप बनाने के लिए। अब भाप बन जाएगा तो भाप का आपको मालूम दाब और तापमान क्या होता है, हमेशा उच्च होता है, ठीक है ना। भाप का दाब और तापमान क्या होता है, उच्च होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आ जाएगी गतिज ऊर्जा। ये सबसे अच्छी लाइन बोला मैंने, गतिज ऊर्जा। क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। जब पानी गर्म हो जाएगा, पानी का भाप गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर आ जाएगी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपको मालूम है भाई, वो एक जगह दूसरी जगह जाना शुरू कर देगा। अब ये जाएगा टरबाइन में, टरबाइन के पाते को घुमाएगा। अब जब पाता घूमने लग जाएगा तो ये जो टरबाइन है वो किससे लगा हुआ है, जनित्र से। अब जब जनित्र से लगा, जनित्र के अंदर चुंबक घूमेगा। अब जब चुंबक घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा तो विभवांतर का निर्माण होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी और पानी जाएगा कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में पानी ठंडा हो जाएगा और पानी पंप के माध्यम से वापस कहाँ जाएगा, बॉयलर में आएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। ये वाष्प व गर्म हवा। अब जो गर्म हवा रहेगी, उस वाष्प में जो गर्म हवा रहेगी उसको कूलिंग टावर से क्या करेंगे, बाहर छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर जो कोयला आपने जलाया है, ये जो कोयला आपने यहाँ पर जलाया, उससे जो धुआं निकलेगा वो चिमनी के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये पूरी रूपरेखा अगर आपको समझिए तो समझ जाइए, आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया है। और इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है ऊष्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत निर्मित करने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है। ऐसे विद्युत निर्मित केंद्र को ऊष्मीय विद्युत केंद्र कहते हैं। मतलब जिस स्थान पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए उसे क्या कहा जाएगा, ऊष्मीय विद्युत केंद्र कहेंगे, ठीक है ना। ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा का क्रमश विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। कोयले में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अब उसी रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो गया, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर हुआ है। समझा। क्रमश होने वाली ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ तालिका में दे सकते हो आप लोग। सबसे पहले कोयले की रासायनिक ऊर्जा। अब कोयले की रासायनिक ऊर्जा को जला दिया गया, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो गया। अब इस ऊष्मीय ऊर्जा को वाष्प गर्म हो गया, तो वाष्प में कौन सी ऊर्जा आ गई थी, गतिज ऊर्जा। अब इस गतिज ऊर्जा की वजह से टरबाइन घूमने लग गया, मतलब उसके अंदर गति है, गतिज ऊर्जा, टरबाइन की गतिज ऊर्जा, और बाद में विद्युत ऊर्जा तैयार हो गई, ठीक है। ये ऊर्जा का मैंने स्थानांतरण बताया, किस तरह से ऊर्जा तैयार होती है। समझा स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें विद्युत केंद्र की रचना, वो जो उसमें विद्युत केंद्र था, जो डायग्राम मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उसकी रचना किस प्रकार से, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा मीनार था, तो कम से कम कितना मीनार होना चाहिए, 2 मीनार होना चाहिए। और क्या था, बॉयलर लगा हुआ था, टरबाइन था, जनित्र था, संघनन यंत्र था। अब बॉयलर का इस्तेमाल पानी को गर्म करने के लिए, टरबाइन आपको मालूम है, टरबाइन के अंदर पाते रहेंगे जिसकी वजह से जनित्र घूमेगा, और संघनन यंत्र पानी को ठंडा करने के लिए, ताकि पानी ठंडा हो जाए और उस जो भाप है वो ठंडा हो जाए और उसका रूपांतरण किसमें हो जाए, पानी में, और फिर से पानी का इस्तेमाल हम लोग कर सके, इसलिए वहां पर संघनन यंत्र लगाया गया था, ठीक है। कूलिंग टावर आपको मालूम है। बॉयलर में क्या करते हैं हम लोग, बॉयलर में ईंधन के कोयले के ज्वलन का उत्सर्जित होने वाली वायु ऊंची चिमनी द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। बॉयलर में जो कोयला जलता है उसके जलन से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो विषैली गैसें हैं, वो क्या किया जाता है, चिमनी के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है। उच्च तापमान और दाब पर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है, ठीक है। फिर भाप जो रहेगा उसका तापमान और दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और गतिज ऊर्जा से टरबाइन के जो पाते रहेंगे घूमने लग जाएंगे, ठीक है। जब पाते घूमेंगे तो उससे जुड़ा हुआ जो जनित्र है, जनित्र के अंदर चुंबक है, चुंबक घूमेगा। अब जब चुंबक घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस ताकि आपको समझ में आ जाए। टरबाइन घूमने के बाद वाष्प का दाब कम हो जाता है। टरबाइन जब घूम जाएगा तो जो वाष्प है, ठीक है ना, उसका तापमान और दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे ही उसका तापमान और दाब कम हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, कूलिंग टावर में जाएगा। ऐसी भाप और उष्मा को लेकर उसे पानी में रूपांतरण किया जाता है, मतलब उसका ठंडा करके वापस पानी में रूपांतरण किया जाता है कूलिंग टावर के माध्यम से। इस भाप की उष्मा निकालने का काम कौन करेगा, कूलिंग टावर करेगा। उस भाप में जो उष्मा है उसको निकालने का काम कौन करेगा, कूलिंग टावर करेगा, और उसका पानी में वापस से रूपांतरण करेगा। कूलिंग टावर का पानी में संघनित्र से घुमाया जाता है, संघनित्र होता है उसके अंदर, जो क्या करेगा, पानी को घुमाएगा, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अतः वाष्प की उष्मा कूलिंग टावर के पानी को प्राप्त होती है। यह वाष्प ठंडी होकर पुनः पानी में रूपांतरित हो जाती है। कूलिंग टावर में जो संघनित्र रहेगा वो घूमता है, जिसको जैसे वाष्प जो रहेगी वो ठंडी हो जाएगी, वो उसका रूपांतरण वापस पानी में हो जाएगा। फिर वही पानी पंप के माध्यम से कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बताओ स्टूडेंट्स, बॉयलर में आ जाएगा, और बॉयलर में आएगा तो फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है ना। यह उष्मा वाष्प तथा तप्त कूलिंग टावर के माध्यम से
बाहर फेंकी जाती है। और आपने देखा था कूलिंग टावर था, उसमें से ऊष्मा क्या हो रही थी, बाहर फेंकी जा रही थी, जो गरम गरम था उसको बाहर फेंक रही थी। इस तरह का डायग्राम था, देखा था ना आप लोग ने। चलिए, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति, यद्यपि विद्युत निर्मिति के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत है, इससे पर्यावरण को हानि भी बहुत होती है। ठीक है, वो हानि हम लोग पढ़ लेते हैं, समस्याएं क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ही स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं। आपने पढ़ा कि ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र क्या होता है, उसके अंदर ऊर्जा कैसे तैयार होती है। टरबाइन होता है, फिर भाप पर चलने वाले पाते टरबाइन होते हैं, फिर उससे जनित्र जुड़ा होता है, विद्युत धारा तैयार होती है, फिर कूलिंग टावर था, फिर चिमनी थी। तो ये सारी चीज़ आपने देख ली है, और आपने ये भी समझ लिया है कि विद्युत ऊर्जा सबसे ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके निर्माण की जाती है। लेकिन इसका इतना इस्तेमाल किया जाता है तो इससे कुछ समस्याएं भी निर्माण हो रही है समाज में, पर्यावरण में। वो समस्याएं क्या, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज, हवा प्रदूषण। क्योंकि आपको मालूम है कि ऊष्मीय ऊर्जा पर जो विद्युत ऊर्जा तैयार किया जाता है उसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोयले का। और कोयला क्या होता है? रासायनिक पदार्थ है। जब वो जलेगा तो उसके अंदर से बहुत सारी विषैली गैसें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सारी गैसें निकलेंगी, जिससे क्या होगा, पर्यावरण का प्रदूषण होगा। और साथ ही साथ उसके अंदर धूल कण निकलेंगे, छोटे छोटे कण निकलेंगे, जिसकी वजह से लोगों को अस्थमा और सांस की बीमारी जैसी तकलीफें होंगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसी स्वास्थ्य के लिए घातक गैसें वातावरण में उत्सर्जित की जाती है। मतलब ये कुछ गैसें हैं जो बाहर उत्सर्जित की जाती हैं। कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित गैसों के साथ ईंधन के सूक्ष्म कण भी बाहर आते हैं। जब कोयले के गैस से गैस बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग गैसें, तो उसके साथ साथ सूक्ष्म कण भी बाहर आ जाते हैं, जो वायुमंडल में ऐसे ही छोड़ जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, श्वसन संस्थान में गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं वहां पर रहने वाले लोगों को। अगला है सीमित भंडार। सीमित भंडार मतलब कोयला क्या है? कोयला क्या है? पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? जिनका भंडार क्या हो, सीमित हो, मतलब जो एक सीमित मात्रा में, जिनको बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। ठीक, कोयला एक पारंपरिक साधन है, इनके भंडार क्या सीमित है। यदि हम लोग अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग करते गए तो एक समय आएगा कोयले की मात्रा जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और आने वाली पीढ़ी उन कोयले का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा तैयार नहीं कर पाएगी। तो सीमित भंडार होने की वजह से ऐसा आगे उनकी कमी ना हो जाए, इसलिए सीमित भंडार होने की क्या तकलीफ होती है। इसमें उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन अर्थात कोयला, इसका भूगर्भ में भंडार क्या है, सीमित है। अतः भविष्य के लिए विद्युत निर्मिति के लिए कोयले की उपलब्धता प्रतिबंध आएगा। भविष्य में इसमें प्रतिबंध हो सकता है कि कोयले की कमी होने की वजह से विद्युत धारा तैयार नहीं हो पाएगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? देख सकते हो कि भारत में कुछ ऐसे स्थान है जहां पर ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। जैसे यहाँ पर विद्यानगर कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, जहां पर 4760 मेगावाट इतनी विद्युत धारा तैयार की जाती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। फिर मुंद्रा गुजरात में 4620 की मेगावाट, मुंद्रा गुजरात में ही है। फिर 4000 मेगावाट। ये स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीच के क्वेश्चन बना के पूछ सकते हो लोग। मुंद्रा दो जगह मुंद्रा है, 4000 गुजरात में दो जगह है, तो एक जगह 4620 और एक जगह 4000 मेगावाट। तमनार छत्तीसगढ़ में 3400 मेगावाट। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 3340 मेगावाट। ये कुछ स्थान थे भारत के अंदर जहां पर ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत धारा तैयार की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स यहीं तक करते हैं हम लोग। आज हमने क्या सीखा? ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत निर्माण कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कहीं डाउट रहे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगी। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोज़ मिलती रहे, आपको कोई भी वीडियो खोजने की जरूरत ना पड़े। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।